हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश आपके अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का हिंदी शिक्षण चल रहा है, जिसमें हम लोग का ठीक है बहुत जो NCERT है, NEP है और RTE ये सब कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज हमारा होने वाला है पठन शिक्षण विधियाँ। ये थोड़ा सा बचा हुआ था कल का हमारा, फिर इसके बाद लेखन कौशल पे तुरंत हम आएंगे। ठीक है, तो पठन शिक्षण की विधियाँ क्या है। अगर पढ़ाना है आपको बच्चे के अंदर क्या है, अगर पढ़ने की क्षमता को विकसित करना है, उससे अगर आपको पढ़ना सिखाना है तो क्या क्या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, पहला हमारा है वर्ण विधि। आप क्या करेंगे, बालक को वर्णों को पहचान करना सिखाएंगे। ठीक है, वर्णों को पहचान करना सिखाएंगे, फिर उसका ध्वनि करना सिखाएंगे और वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण कैसा होता है इसके बारे में बताएंगे, और शब्द के निर्माण से वाक्यों का निर्माण कैसा होता है, कैसे बनता है इसके बारे में बताएंगे। और दो शब्दों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों के मेल से शब्द बनता है तो शब्द का अर्थ क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ आप बताएंगे। पहले वर्ण विधि, फिर शब्द विधि, वाक्य विधि, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य हमने कल बताया था। ध्वनि साम्य में ये होता है कि जल कल थल मल, मतलब कुछ दोनों में मिलते रहते हैं। कविता विधि भी बता चुके हैं, साहचर्य और संगीत विधि, और ये संयुक्त विधि। ठीक है, ये सारे हमारे पठन शिक्षण की विधियाँ होती हैं, जिसमें आपको वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि, कविता, साहचर्य और संगति। संगति मतलब होता है एक दूसरे में मेल। ठीक है, संगति, साहचर्य मतलब कि दोनों का एक दूसरे से क्या संबंध है। तो ये सारी विधियाँ हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आप पठन कौशल का मूल्यांकन कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ना अगर आ गया बालक का तो बालक का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि बालक को पढ़ने के बाद अर्थ ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं इसके बारे में पता करना। ठीक है, बालक अर्थ ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं इसके बारे में पता करना, वर्ण की पहचान कर पा रहा है कि नहीं उसके बारे में पता करना, शब्द का निर्माण कर पा रहा है कि नहीं वर्णों को जोड़कर इसके बारे में पता करना, यति, गति, विराम, हाव भाव, मतलब विराम चिन्ह जो है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, कॉमा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, और एक हाव भाव से पढ़ रहा है कि नहीं, जो उसका अर्थ निकल रहा है, जो उसका भाव निकल रहा है उसके अनुसार पढ़ पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ों को क्या करना, पता करना ही क्या कहलाता है हमारा मूल्यांकन। आरोह अवरोह विचार, ठीक है, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, अगर जो आप गद्यांश पद्यांश या जो भी स्टोरी दिए हैं अगर उसको पढ़ने के बाद बालक से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर वो दे पा रहा है कि नहीं इसका क्या करना, मूल्यांकन करना, पता करना। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, जो भी वो पढ़ रहा है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका सारांश क्या है, उसका अर्थ निकालने के बाद वो किस क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, सारांश, शुद्ध उच्चारण करना और समुचित या उचित तरीके से पढ़ना है। ये सब क्या होगा, हमारा मूल्यांकन के उद्देश्य होंगे। किसके लिए, पठन के लिए। पठन के लिए हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य हो गया। पठन शिक्षण की विधियाँ ये हैं और पठन शिक्षण के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। आइए आगे अब देखते हैं लेखन। लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा। ठीक है, हम लोगों ने क्या लेखन कौशल देखिए। लेखन कौशल क्या होता है, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भावों और अपने विचारों को अभिव्यक्त जब हम लिखित रूप में करते हैं। अब तक क्या कर रहे थे, हम मौखिक रूप से कर रहे थे। वाचन कौशल में किस रूप में कर रहे थे, मौखिक रूप में, मतलब हम अपने भाव और अपने विचारों को किसी और को समझाते थे या बताते थे तो मौखिक रूप से करते थे, वहाँ वाचन कौशल होता था। लेकिन उसी को, अपने भावों और विचारों को, उसी को अभिव्यक्त करने के लिए अगर हम लिखित रूप में लिख के किसी को देते हैं, बताते हैं या समझाते हैं तो हमारा किस में आएगा, लेखन कौशल में आएगा। ठीक है, अपने भावों और अपने विचारों को समझाने के लिए, बताने के लिए, दूसरे तक पहुँचाने के लिए लिख के जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो लेखन कौशल में आता है। और जब बोल के करते हैं तो हमारा मौखिक में आखिरी अर्थात वाचन कौशल में आता है। ये कह रहा लेखन के प्रकार। लेखन कितने प्रकार के होते हैं, लेखन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख, एक होता है श्रुतलेख। 3 तरह के लेखन होते हैं। पहला होता है सुलेख। सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, सुंदरता से लिखा गया, जो सुंदर राइटिंग में, जो अच्छी राइटिंग में लिखी गई होगी वो क्या हो जाएगा, सुंदर लेख। सुंदर लेख को क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। सुलेख कैसे संभव है, सुलेख कैसे अच्छा होगा, कैसे सुदृढ़ होगा। आपकी जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, आपका जो ये पाई है 90 डिग्री का होना चाहिए।
ठीक है। पाई कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का हमेशा होना चाहिए। और इसके ऊपर जो इसके ऊपर आप ये दे रहे हैं पाई, जो ऊपर का ये दे रहे हैं, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और ये 90 डिग्री का होना चाहिए। और जो ऊपर आप पाई दे रहे हैं इस पाई को देख लीजिए, क्या कह रहा है कि पाई का कोण 90 डिग्री का हो, तो ये किसका होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और सिरा रेख, सिरा रेख मतलब सिर मतलब ऊपर, सिर मतलब ऊपर, रेखा मतलब रेखा, जो सिर के ऊपर कोई भी चीज़ जैसे हम लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिख दिए क्या, क म ल, तो सीधी सीधी जो लाइन खींच रहे हैं तो पाई है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सिरा रेख, सिर इसके ऊपर, सिर तो ये इसका सिर है, इसके ऊपर जो रेखा खींचेंगे उसे क्या कहेंगे, सिरा रेख। और ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं क्या है, हमेशा मैं लिख रहा हूँ तो 90 डिग्री का नीचे बना हुआ है सीधे सीधे पाई, और ऊपर हमेशा सिरा रेख क्या है, ये सीधा खींचा जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, सिरा रेख। आगे देखिए, और जब हम लिखेंगे कोई भी कॉपी पे लिखेंगे तो पृष्ठ के बाईं ओर उचित हाशिया छोड़ देंगे। उचित हाशिया आप देखते थे पहले हम लोग आलेख उलेख या नकल उकल लिखते थे तो हम क्या है स्केल और पेंसिल से करते थे तो ऐसा इतना छोड़ देते थे, साइड में इतना छोड़ देते थे और ऐसे ऐसे लाइन बनाते थे। तो यहाँ हम क्या करते थे, बगल में छोड़ देते थे। ये क्या है, पृष्ठ के बाईं ओर उचित हंसिया, जो ये हम छोड़ते थे हमारा क्या होता है, उचित हंसिया होता है, हंसिया। और जो अब हम ये 90 डिग्री का ये एंगल बना के हमेशा लिखते हैं, और इससे ऊपर जो हम पाई देते हैं इसे क्या कहते हैं, सिरा रेख कहते हैं। तो सुंदर लेख के लिए अगर आप चाहते हैं आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है, सुंदर दिखे, तो उसके लिए क्या है, पाई हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए, ऊपर सिरा रेख हमेशा बिल्कुल सीधा खींचा जाना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, पृष्ठ के बगल में उचित स्थान छोड़ना चाहिए। अनुलेख का मतलब क्या होता है, अनुलेख हूबहू जैसी कॉपी में लिखी गई है या किसी बुक में लिखा गया है, हूबहू उसको उसी तरह उतार देना ही क्या कहलाता है, अनुलेख। अनुलेख को हम कह सकते हैं नकल करना, हूबहू नकल करना। नकल करना मतलब अनुलेख, किसी कोई लिखा गया है, कोई लिखा है और उसी का हूबहू हम नकल करके लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अनुलेख। श्रुतलेख, जैसे हम हमारे स्कूल में पहले क्या आलेख बोला जाता था, तो किसी की बातों को सुन के, किसी द्वारा, किसी पर्सन द्वारा कही गई बातों को सुनकर हम जब लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, श्रुत लेख। सुनी हुई ध्वनियों को लिखना ही क्या कहलाता है, श्रुत लेख कहलाता है। लिखावट में क्या होना चाहिए, सुडलता, स्पष्टता व गति लाना भी। तो जब आलेख बोला जाता था तो हम एक गति से लिखते थे और स्पष्ट लिखते थे, साफ लिखते थे, सुंदर लिखते थे, कॉमा वगैरह वगैरह चीज़ों को क्या करते थे, ध्यान दे के लिखा था, तो वो क्या कहलाता है हमारा श्रुत लेख। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन कौशल के मेन उद्देश्य क्या होते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो आपका लिखने का उद्देश्य क्या है उस पर ध्यान दीजिए। वर्णों को ठीक ठीक लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना, मतलब बार बार नकल लिखना, बार बार नकल लिखना, जिससे आपका क्या हो, सुंदर लेख हो। प्राइमरी के क्लास में पहले हम लोग क्या है, जब हम लोग 3, 4, 5 में पढ़ रहे थे तो उस समय क्या नकल घर से लिख के लाना पड़ता था, स्याही से लिख के लाना पड़ता था। फिर इसके बाद ये जो लोग पेन से लिखना स्टार्ट किए, बहुत पहले तो कंधा का जो पेन आता था उससे लिखते थे, फिर उसके बाद पेन आने लगी इंक वाली, फिर उससे लिखना स्टार्ट किए। तो इससे क्या होता था, हमारा सुंदर लेख का अभ्यास होता था, हमारी राइटिंग अच्छी हो जाती थी, ठीक है। वाक्य रचना के नियम से परिचित, वाक्य के रचना के नियम से क्या करना है, आपको परिचित कराना है। अनुभव का लेखन, जो भी आप अपने अनुभव के अनुसार क्या करना, लिखेंगे, विराम चिन्ह का ध्यान देंगे, शुद्ध वर्तनी का ध्यान देंगे, सृजनात्मक शक्ति और मौलिकता में निपुणता लाएंगे। ये सारे हमारे क्या होते हैं, लेखन कौशल के उद्देश्य होते हैं, लिखने के उद्देश्य होते हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो आप इस उद्देश्य से लिखिए कि आप कॉमा, पूर्ण विराम, अर्धविराम, ठीक है, और वर्ण अच्छे अच्छे हों, और वर्णों के बीच में दूरी जो है ऐसी दूरी हो कि जिससे क्या है, समान दूरी हो, शब्दों के बीच में समान दूरी हो। और कोई एक वाक्य दे रहे हैं तो एक वाक्य में केवल एक ही विचार इंक्लूड हो, ठीक है। एक वाक्य में एक उद्देश्य आपके होने चाहिए, एक विचार होने चाहिए, ना कि एक ही सेंटेंस में कई चीज़ों को उसमें इंक्लूड करें। आपको हर वाक्य में अलग अलग उपदेश होने चाहिए, ना कि एक ही में। और उचित स्थान होना चाहिए शब्दों के बीच में, वर्णों के बीच में, वाक्यों के बीच में उचित समुचित क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, जिससे क्या है, हमको शब्द साफ साफ दिखाई दे। लेखन कौशल की विधियाँ, लेखन कौशल की विधियाँ क्या होती है, पहला है खंडशः लेखन। खंडशः लेखन मतलब जब बालक जब छोटी कक्षा में होता है तो हम उसे क्या है, लिखना सिखाते हैं। तो पहले क्या लिखाते हैं, जैसे पहले हम लोग प्राथमिक कक्षा में पढ़े होंगे, क्या है, अंडा, फिर ये डंडा, फिर ये लटकन, फिर ये पटकन, ऐसे करके हम क्या है, क का अभ्यास कराते थे, ख का अभ्यास कराते थे। तो इसे खंडशः लेखन विधि कहते हैं, और ये बहुत पुरानी विधि है। ये क्या है, बहुत पुरानी विधि है। इसमें हम, ठीक है, पहले देखिए हमने यहाँ लिखा व,
व के बाद ये पाई, फिर इसके बाद ये, तो ये क्या है हमारा खंडशः विधि है। दूसरा हमारा आता है रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि। इसमें क्या होता है, बालक का हाथ पकड़ के आप क्या है शब्द वर्णों को लिखना सिखाएंगे। क्या करते हैं, बालक का हाथ पकड़ के वर्णों को लिखना सिखाएंगे। ये भी हमारा क्या है, बहुत पुराना मेथड है। ये रूप अनुसरण या रेखा अनुसरण विधि है। हाथ पकड़ के आपको लिखना सिखाना है। इसमें क्या करना है, आपको एक वर्ण को कई खंडों में छोटे छोटे भागों में विभाजित करके लिखना सिखाना है। आइए और कुछ देख लेते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि में क्या होता है कि लकड़ी, गत्ते आदि से बने वर्ण दिए जाते हैं। बालक को लकड़ी या गत्ते के बने वर्ण दिए जाते हैं। उसके ऊपर वो हाथ फेर के, उसके ऊपर क्या करता है, वो हाथ फेर के देखता है। हाथ फेरने के बाद आप तो पहले तो बस लकड़ी और गत्ते के दिए जाते थे, लेकिन अब जो है कि प्लास्टिक का भी बना हुआ मिल रहा है, जिसमें क्या है ABCD लिखा रहता है। लेकिन ये क्या होता है, खाली स्थान होता है। क्या होता है, खाली स्थान होता है। बालक उसके ऊपर हाथ फेर के देखता है क्या क्या लिखा है। ठीक है, हाथ फेरने के बाद उसके क्या, हाथ फेरने के बाद वर्ण के बीच में यहाँ पेंसिल से क्या करता है, वो चलाता है। उसमें पेंसिल से चलाना सीखेगा A, फिर उसी से पेंसिल चलाना सीखेगा B, C, ऐसे क्या करेगा, वो लिखना सीखेगा। पहले गत्ते और लकड़ी के बने होते थे, लेकिन अब प्लास्टिक के भी बने आ रहे हैं, जिसमें क्या है ऐसे लिखा रहता है। और जो कुछ लिखा रहेगा इसमें एक खाली गैप रहेगा, इसी में पेंसिल से क्या करेगा, बालक चलाने की कोशिश करेगा। और बार बार चलाने से, इसका अभ्यास करने से उसका क्या होगा, लेखन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि के बाद आता है क्या, पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि। पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि ये कहती है कि बहुत सारे टुकड़े एक जगह एकत्रित करके बालक को दिया जाता है। उस टुकड़े को जोड़ के वृत्त, रेखा, अर्धवृत्त, त्रिभुज, चांद ऐसे चीज़ों को बनाने के लिए बालक से कहा जाता है। ठीक है, सारे टुकड़ों को दिया जाता है और टुकड़ों को जोड़ के वृत्त, रेखा, अर्धवृत्त के टुकड़ों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। ये हमारा पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि हो गई। अगला कह रहा है समान आकृतिक समूह विधि। समान आकृतिक समूह में होता है कि जितने वर्ण होते हैं, वर्णों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया जाता है, जिससे उनके बीच में क्या हो, समानता हो और बालक इससे अभ्यास जल्दी कर पाएगा। जैसे देखिए न में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक पाई खींच देंगे तो म हो जाएगा। म में थोड़ा सा गोला कर देंगे तो हमारा भ हो जाएगा। ऐसे ही व में केवल बी से कट कर देंगे तो ब हो जाएगा। अब व में थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क। ऐसे ही अ में एक पाई लिए, आ हो गया। इसमें गुंडी ऊपर कर दिए, ओ हो गया। डबल गुंडी कर दिए, अ हो गया। बिंदी लगा दिए, अंग हो गया। डबल बिंदी पीछे लगा दिए, अ हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे, बालक बहुत कम समय में जल्दी से क्या करेगा, वो वर्णों को सीख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समान आकृति समूह विधि। समान आकृति के दिखने वाले समूहों को अलग अलग विभाजित करके बालक को लिखने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जिससे उसकी क्षमता क्या होती, बढ़ती है और उसका अभ्यास बढ़ता है और कम समय में क्या करता है, वो सीख लेगा। अगला हमारा है जिकासर विधि। जिकासर विधि में होता है कि एक पूरा सेंटेंस बालक को दिया जाएगा। उस सेंटेंस में छोटे छोटे जो शब्द होंगे, उस शब्दों को बारी बारी से वो लिखना प्रारंभ करेगा और लिखने के बाद वो पूरा सेंटेंस लिख लेगा। ठीक है, लेखन कार्य का मूल्यांकन क्या होगा, अगर कोई अच्छा लिखा हुआ है तो उसका मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे, पहले तो उसका लेखन चेक करेंगे, उसमें मात्राएं सही से है कि नहीं, व्यंजन सही से है कि नहीं, स्वर, व्यंजन, मात्रा, शुद्ध शब्द लिखा है कि नहीं, उन वर्णों के बीच में गैप और शब्दों के बीच में गैप और वाक्यों के बीच में अंतर और वाक्यों में विद्यमान शब्द, इन सबको क्या करेगा, टीचर चेक करेगा। क्या होगा, लिखना, वर्तनी, वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह, सृजनात्मक व रचनात्मक सोच, मतलब अपने हिसाब से कुछ उसमें नया डालने की क्या कोशिश किया है, और अनुच्छेद का निर्माण कर पा रहा है कि नहीं, वाक्यों का निर्माण कर पा रहा है कि नहीं, वर्णों को जोड़ के शब्द बना पा रहा है कि नहीं, शब्दों को जोड़ के वाक्य बना पा रहा है कि नहीं, वाक्यों को जोड़ के एक अनुच्छेद बना पा रहा है कि नहीं। ठीक है, और अनुच्छेद के आगे अब देखिए ये सारी चीज़ें होंगी लेखन मूल्यांकन को चेक करने के लिए। अगर दोष इसमें क्या क्या है, लेखन में दोष क्या क्या आते हैं, व्यक्तिगत कारण में क्या होता है कि मानव या मनुष्य जो भी पर्सन होगा, पर्सन का जो व्यक्तिगत स्वभाव जो उसका होगा, व्यक्तिगत कारण का मतलब कोई टॉपिक अगर उसे दिया जाए तो हर पर्सन या हर आदमी या हर बालक अपने हिसाब से उसके बारे में क्या करेगा, लिखेगा। किताब से तो पहले रीड किया रहेगा, लेकिन उसमें कुछ उसका सृजनात्मक, रचनात्मक, कुछ उसका सोच विचार, कुछ उसका
मत होगा, कुछ उसका सोच विचार होगा, उस विचार के अनुसार कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस वो करेगा। मान लीजिए हमने बोल दिया व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण में मान लीजिए अगर बाबा साहब के ऊपर लिखने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, कुछ लोग को बाबा साहब के ऊपर और गांधी जी के बारे में लिखने के लिए अगर कह दिया गया, ठीक है, तो 2 टॉपिक दिया जाएगा, तो अगर एक ही बालक कहीं ना कहीं पे इनकी प्रशंसा करेगा, ठीक है, और कुछ बालक इनकी प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग इनमें दोष निकालेंगे, कुछ लोग इसमें दोष निकालेंगे, तो वो किस वजह के आधार पर निकाल रहे हैं? वो व्यक्तिगत कारण के आधार पे, जो उनका व्यक्तिगत सोच है, जो उनका मत है, जो उनका विचार है कि नहीं ये पर्सन अच्छा, ये पर्सन अच्छा नहीं है, तो अपने विचार के आधार पे, अपने मत के आधार पे, अपने सोच के आधार पे क्या करेगा? वो लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत कारण। तो आपको कोई भी टॉपिक दी जा रही है या कोई भी टॉपिक दी जा रही है या कोई भी विषय वस्तु के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें व्यक्तिगत कारण भी दोष हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग पहले से ठान लेते हैं कि नहीं ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है, इस वजह से क्या होता है? वो गलत होता है। तो क्वेश्चन में जो कहा गया हो आपको उसके अनुसार आंसर देना है। अगर उसमें आप अपना मत देते हैं, व्यक्तिगत कारण, अपना अनुभव लगा, अपना व्यक्तिगत कारण उसमें अगर इंक्लूड करते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर गलत हो सकता है। अगला कह रहा है स्वभावगत कारण। स्वभावगत कारण में क्या होता है कि कभी कभी मात्राएं या शब्द, ठीक है, कहीं ना कहीं हमसे बार बार गलत होते हैं। अब बार बार उन्हें अध्यापक क्या करता है? सुधारने के लिए क्या करता है? आपको अवसर देता है, आपको चेतावनी देता है और आपको बताता है, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हो ही जाती है, हमेशा कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो अक्सर जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कहीं भी अगर मान लीजिए कि अगर आपके गेट पे चप्पल या स्लीपर निकालने के लिए बना होता है बॉक्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली अगर वहीं पे स्लीपर निकाल रहे हैं, डेली क्या कर रहे हैं? स्लीपर वहीं पे निकाल रहे हैं, अपना जूता डेली निकाल रहे हैं, अगर वहाँ से वो जो बॉक्स रखने वाला अगर वहाँ से हटा के कहीं और लगा दिया जाए, तो आप क्या आएंगे नेक्स्ट दिन या 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक आपको क्या करेंगे कि बार बार वहीं पर स्लीपर निकालेंगे जहाँ पे आप पहले निकाल रहे थे। तो ये उनका स्वभाव है, उनका बन चुका है स्वभाव। तो ये स्वभाव की वजह से, इस स्वभावगत कारण की वजह से बार बार स्लीपर वहीं निकालेंगे जूता जहाँ पे वो पहले निकाल रहे थे, जबकि उनको बताया जाएगा बार बार, लेकिन वो गलतियां बार बार करते रहेंगे। तो ये स्वभावगत कारण है जो हमेशा क्या है? कंटिन्यू कहीं ना कहीं गलतियां आती रहती हैं। एक होता है व्याकरणिक कारण, जो मिडल पे होगा, 6, 7, 8 के लिए व्याकरण को देखा जाता है और 3 से 5 तक व्याकरण के नियमों को ज़्यादा नहीं देखा जाता है। तो 3 हो गया। व्यक्तिगत कारण हो सकता है, आपके लेखन में गलतियां करवा सकता है। स्वभावगत कारण, जो बार बार मात्रा गलती हो रही है, लेकिन जल्दबाजी में लिखने पे, ठीक है, ज़्यादा विचार करने पे कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है। और एक होता है व्याकरणिक कारण। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग का कौशल, लेखन कौशल, पाठल और लेखन, ये सारे सुबह पली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चारों कौशल हमारे आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट जरूर किया करिए भैया, ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, हमको समझ में आएगा कि बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं कि नहीं, ताकि आगे और बेहतर आप लोग को समझाने की कोशिश मैं कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।